हेलो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल बेटा हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि जो कार्बन है वो किस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि वो C4 पॉजिटिव और C4 माइनस एनायन नहीं बना सकता। और कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। आज पढ़ते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बेटा तीन तरह का होता है। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं अपने बीच में, तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से यानी डैश से। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास आए, दोस्ती की, दोनों ने एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बीच में क्या बना लिया? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। क्यों बोला कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को जरूरत है अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। दोनों ने दोस्ती की, दोनों एक दूसरे के पास आए। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्या बना दिया? HCl का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो एलिमेंट्स दो एटम्स के बीच में शेयर होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगेन द सेम पैटर्न। यहां पे क्या होगा? जब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल डैश लाइन से। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अकेली ऑक्सीजन एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता नेचर के अंदर। तो फॉर द स्टेबिलिटी रीजन वो क्या करता है? दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाता है। और कौन सा मॉलिक्यूल? O2। ठीक है ना। तो इस O2 को अगर मैं देखूं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया और मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16। तो क्या होगा? यानी एटॉमिक नंबर 8 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 6 यानी L सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन में भी L सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी दोनों ही ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो क्या हुआ? दोनों एटम जो इधर उधर भटक रहे थे उन्होंने क्या किया? आपस में मिले, दोस्ती की, एक दूसरे के पास आए और दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एक दूसरे के साथ। अब इस ऑक्सीजन ने भी और इस ऑक्सीजन ने भी दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो इस ऑक्सीजन ने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए डॉट की फॉर्म में, इस ऑक्सीजन ने भी क्रॉस की फॉर्म में अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह का बेटा बिजनेस होता है दो एलिमेंट्स के बीच में। जैसे दो इंसान जब बिजनेस करते हैं आपस में मिलके, तो क्या होगा? जब जो बिजनेस वो स्टार्ट करेंगे उस बिजनेस पे दोनों का हक होगा। सिमिलरली उसी तरह से जब दो एलिमेंट्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हो रहे हैं वो दोनों के अकाउंट में काउंट होंगे। तो शेयरिंग के बाद आप देखो, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों ने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। इसलिए O2 मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। सो फॉर द स्टेबिलिटी रीजन द टू एलिमेंट्स ऑलवेज शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड टू फॉर्म द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एलिमेंट्स के बीच में शेयर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल बॉन्डेड लाइन से, ठीक है ना, या ट्रिपल डैश से। एंड द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। सो इन द एटमॉस्फेयर वी नो दैट द 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। तो हर जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा N2 की फॉर्म में। ठीक है ना। अब नाइट्रोजन के एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 एंड द मास नंबर इज 14। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कितने हैं? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे वो 7 होंगे, क्योंकि वी नो दैट बिकॉज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे? 2, सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे? 5। तो नाइट्रोजन के पास
जो इलेक्ट्रॉन है 2 5, तो यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यानी एक एलिमेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों ने आपस में दोस्ती की, दोनों एक दूसरे के पास आए, तो इन्होंने कहा चलो भाई बिजनेस करते हैं दोनों मिलके, तो इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए, और इस तरह से ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बच गया, और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर भी बच गया यहाँ पे। तो शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन दोनों के अकाउंट में काउंट हो जाते हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह से हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। और जो नाइट्रोजन का एलिमेंट अनस्टेबल एलिमेंट जो इधर उधर घूम रहा था, जो अनस्टेबल था, उसने क्या किया N2 का मॉलिक्यूल बना लिया, जो कि बड़ी ही लार्ज अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल है, एंड द नाइट्रोजन परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इज अराउंड 78%, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो इनर्ट गैस बिकॉज द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे एक इंसान एक पेन को तोड़ना, इस पेन को मैं आसानी से तोड़ सकता हूं, लेकिन जैसे मैंने 2 पेन को मिला दिया, अब तोड़ना मुझे और मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने 3 को मिला दिया, तो 3 को तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए ये इनर्ट गैस की तरह भी काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड की पता होनी चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन टेक वट एवर बी कम इन योर माइंड, ठीक है ना। ये कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आयंस हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हो ही नहीं रहा। दो एलिमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। फिजिकल स्टेट, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन का कोई एक मॉलिक्यूल तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नहीं, नाइट्रोजन के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि वैन डर वाल्स फोर्स यानी जो वैन डर वाल्स रेडियाई होती है, वो क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर को अगर मैं हाफ कर दूं, दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर को मिलाने के बाद अगर उसका मैं हाफ कर दूं, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई। वैन डर वाल्स रेडियाई जो है वो लार्जेस्ट रेडियाई होती है, इसलिए इनको ब्रेक करना भी बहुत आसान होता है। और तीनों स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, एंड द एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर। And the third property is जितने भी हमारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, दे कैन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एज वेल एज नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है, क्यों, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केस, अगर आप डायमंड का और ग्रेफाइट का लो, तो वहां पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, क्योंकि डायमंड के केस में 3D कोवेलेंट नेटवर्किंग प्रेजेंट होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ग्रेफाइट जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड की बहुत बैड होती है, पुअर होती है, क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री नहीं होता यहाँ पे। ग्रेफाइट को छोड़कर एक्सेप्शनल केस जहाँ पर भी आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सोलिबिलिटी के केस में हमें पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलिबल होते हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सोलिबल होते हैं। यानी आपको एक रूल याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है, दैट इज द लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का हम लोग पता लगा सकते हैं डाइपोल मोमेंट से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी चैप्टर में कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, ठीक है ना। और डाइपोल की डायरेक्शन प्लस से माइनस तक होती है, ठीक है ना। जहां पर भी किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और जहां पे पोलर चार्ज डेवलप ना हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम कैसा बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl, Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल HCl के केस में ये रहा, ये Cl माइनस H पॉजिटिव पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, थैंक यू। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। थैंक यू वेरी मच।